जून 2019 छुट्टी के दिन सरकारी दफातर बंद होते हैं। सिर्फ किसी इमरजेंसी की सूरत में कोई सरकारी इदारा हरकत में आता है। उस दिन भी कोई ऐसी ही इमरजेंसी थी। इतवार के दिन आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया कि आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को हटाकर इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इदारे का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब ने इस ओहदे पर सिर्फ 8 माह काम किया था, इसलिए इनके अचानक ट्रांसफर ने बहुत से सवालात पैदा कर दिए। एक खबर तो ये थी कि आसिम मुनीर ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को इनकी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में खबरदार किया था कि इनके इर्द गिर्द मौजूद लोग वजीर आजम के नाम पर करप्शन कर रहे हैं। लेकिन सफारती हलकों का ख्याल था कि इतवार के दिन आईएसआई के सरबराह की तब्दीली का ताल्लुक पाक भारत ताल्लुकात से है। मई 2019 में भारत के आम इंतखाबात मुनक्किद हुए थे जिनमें नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बन चुके थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के साथ 2017 में एक बैक चैनल खोला था जिसमें उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ताईद भी शामिल थी। बाजवा इस चैनल को दोबारा मुतहर्रिक करना चाहते थे, लेकिन इनके ख्याल में आसिम मुनीर इस काम के लिए मुनासिब नहीं थे। लिहाजा उन्होंने किसी न किसी तरीके से इमरान खान के जरिए इतवार के दिन आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को आईएसआई का सरबराह बनवा दिया। फैज हमीद का आईएसआई का सरबराह बनना मेरे लिए तशवीश का बाइस था। 2017 में जब वो डीजीसी थे तो उन्होंने कर्नल लियाकत के जरिए मुलाकात के लिए बुलाया। ये वो दिन थे जब फैजाबाद मुआहिदे की दस्तावेज पर इनके दस्तखतों पर तनाजा खड़ा हो चुका था। मुझे खदशा था कि मौसूफ कोई रोक टोक लगाएंगे, लिहाजा मुलाकात से माजरत कर ली। कुछ दीगर जराए से इनकी नाराजगी मुझ तक पहुंचती रही। एक दिन किसी डिनर में इन्होंने मेरे साथ इत्तफाकिया मुलाकात का बंदोबस्त किया और मुस्कुराकर कहा कि आप अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जारी रखें, लेकिन हमारे साथ दोस्ती में हर्ज नहीं। इस जुमले ने मुझे मजीद मुहतात कर दिया। मैं किसी शौक या फैशन की वजह से एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करता, बल्कि कुछ वजूहात के बाइस तनकीद करता हूं। चंद ही दिन गुजरे थे कि मैंने पार्लियामेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू नशर होना शुरू हुआ था कि दबाव डालकर बंद करवा दिया गया। बीबीसी और अल जजीरा समेत कई गैर मुल्की ज़राए इब्लाग मुझसे पूछने लगे कि ये क्या हुआ है। वफाकी वजीर इत्तलात और पैमरा ने कह दिया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर ने भी ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। पता चला कि ये काम फैज हमीद साहब का है और वो तरदीद करने की बजाय कहते कि जो भी हुआ वजीर आजम इमरान खान के हुक्म से हुआ। डीजी आईएसआई बनने के बाद फैज हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को मार्शल लॉ अदवार की याद दिला दी। वज़ाहिर वो सब कुछ इमरान खान के लिए कर रहे होते थे, लेकिन हकीकत में बाजवा और फैज अपने एजेंडे के तहत मीडिया के जरिए इमरान खान से अपनी मर्जी के फैसले कराने की कोशिश करते। जनरल फैज के डीजी आईएसआई बनने के फौरन बाद 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। इस वाक़े के बाद इमरान खान ने भारत की शदीद मुज़म्मत शुरू कर दी और बाजवा ने फैज के जरिए अजीत डोवल के साथ मेल मुलाकातें शुरू कर दी। पाकिस्तान में मौजूद सैयद अली गिलानी के एक नुमाइंदे को इन मेल मुलाकातों की खबर हो गई। इसने सवालात उठाने शुरू किए तो इसके साथ गुंडागर्दी की गई। सीनियर कानूनदान अकरम शेख एक किताब लिख रहे थे जिसमें जनरल जहीर और जनरल फैज का भी जिक्र था। इनके घर डकैती कराई गई और डाकू इनकी किताब का मुसव्वदा ले गए। बाद में जनरल बाजवा ने शेख साहब से माजरत की। जुलाई 2020 में सहाफी मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। अप्रैल 2021 में अबसार आलम पर गोली चलाई गई। मई 2021 में सहाफी असद अली तूर के घर में घुसकर इन पर तशद्दुद किया गया। इन सब ने आईएसआई को मुर्द इल्जाम ठहराया। असद तूर पर हमले के बाद मैंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक सख्त तकरीर कर दी तो मुझ पर पाबंदी लगवा दी गई। पाबंदी के बाद मैंने वॉशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में कॉलम लिखना शुरू किया तो फैज हमीद ने 3 मुख्तलिफ जराए से पैगामात भेजे कि असद तूर पर हमले में उनका कोई हाथ नहीं। मैंने जवाब भेजा कि आप मुल्जिमान को पकड़ लें क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहे हैं, मामला खत्म हो जाएगा। एक दिन कुछ सहाफी दोस्त मेरे पास आए और कहा कि असद तूर पर हमला करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए हैं, अब आप फैज साहब के साथ मामला तय करें ताकि आप पर पाबंदी खत्म हो जाए। सहाफी दोस्तों ने जनरल फैज से मुलाकात पर इसरार किया। मैंने कहा कि मेरी तो किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, अगर असद तूर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया जाए तो मैं फैज से माजरत कर लूंगा। मुझे कहा गया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कल ऐलान हो जाएगा। ये दोस्त मुझे फैज साहब के पास ले गए। जब मैंने पूछा कि असद तूर पर हमला करने वाले मुल्जिमान कहाँ हैं तो आईएसआई के सरबराह आए बाएं शाएं करने लगे। इनका ख्याल था कि हम मुआफी तलाफी करने के लिए आए हैं। जब हमने मुल्जिमान मांगना शुरू किए तो कहा गया शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं हुई। मैं अपने जाती तजुर्बे की रोशनी में समझता हूं कि फैज साहब की सबसे बड़ी खूबी भी झूठ बोलना थी और सबसे बड़ी खामी भी झूठ बोलना थी। उन्होंने बलूचिस्तान के एक सेनेटर के कपड़ों में खुफिया कैमरा छुपाकर इसे बुशरा बीबी के साथ मुलाकात के लिए बनी गाला भेजा और साथ में भारी रकम दी ताकि बुशरा बीबी को रकम देने की वीडियो बन जाए। सेनेटर साहब बुशरा बीबी के पास ना पहुंच सके, लिहाजा खातून अव्वल को काबू करने के लिए फैज ने अपने एक मातहत रहमत को जाली पीर बनाया।
پھر پیر صاحب بشرا بی بی تک پہنچ گئے۔ آج کل خبریں گرم ہیں کہ فیض کا بشرا بی بی پر بہت اثر تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فیض کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ معاملہ اندرونی ضرور ہے لیکن بڑا گھمبیر ہے۔ خان صاحب فیض کا دفاع نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ فیض کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد ان کے ارد گرد موجود ہے۔ جب فیض کے پاس طاقت و اختیار تھا تو انجمن محبان فیض میں چاروں صوبوں کے سیاستدان شامل تھے۔ ایک بلوچ سیاستدان کو اسلام آباد میں عالی شان گھر کا فیض بھی ملا۔ اب محبان فیض کی جگہ انجمن متاثرین فیض نے لے لی ہے، جس میں ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر چیف جسٹس اور آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ فیض نے ان سب کے خلاف جھوٹ بولا۔ فیض کے احتساب کا مقصد صرف انہیں سزا دلوانا نہیں بلکہ پاکستان میں جھوٹ کے راج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ فیض کرتے رہے، کیا ان کی گرفتاری کے بعد وہ سب بند ہو گیا ہے؟ انجمن متاثرین فیض کو چاہیے کہ وہ سب کچھ بند کر دیں جس کے ذریعے فیض نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔